sir. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, all the students present here. Today I am going to take your class. I am Dr. Nandan. आपको मैं आज बायोजियोकेमिकल साइकिल और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा. वेट फॉर अ मिनट. मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. 1 मिनट रुकेगा आप लोग. स्लाइड शेयर का ऑप्शन. This is a BCom EVS class. We are setting meeting information apply background. I'm trying to show my PPTs, but option wait, student, please wait. मोहित सर, अगर आप प्लीज मेरे को सुन रहे हैं तो मैं स्लाइड नहीं शेयर कर पा रहा हूँ. यहाँ पे कुछ उसका जो ऑप्शन आता है सो नहीं हो रहा है स्लाइड शेयर करने का. सर आप इसको आपके स्क्रीन शेयर है, आप इसको मिनिमाइज करेंगे ना तो स्लाइड दिख जाएगी. स्लाइड को ओपन कीजिए. यस, या स्लाइड शो हो रही है सर. सर अब शो हो रही है सर. ठीक है. थैंक यू सर. Okay, so all the students present here, very good afternoon to all of you. Today I'm going to take your class on types of ecosystem and biogeochemical cycle. Okay, so first of all we talk about the types of ecosystem. Ecosystem में सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कितने टाइप की इकोसिस्टम पर्टिकुलरली होता क्या है. ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. किसी भी इकोसिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे लिखेंगे. ठीक है, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक. ओके, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो सब कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एंड थर्ड इज climatic factors. And biotic component, what are the biotic component in an ecosystem? They are producer, consumer, and decomposers. We can also differentiate consumer into 3 parts, 3 subparts. One is primary consumer, second is secondary consumer, and tertiary consumer. ऐसे करके हम कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि कितने नेचुरल इकोसिस्टम. ठीक है, जिसमें एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है. नेचुरल इकोसिस्टम में एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है. ठीक है, आई होप स्लाइड दिख रही होगी सबको. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है. ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारा रनिंग वाटर इकोसिस्टम है, रिवर है, स्ट्रीम है. स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड है, लेक है. एंड सेकेंड इज मैराइन इकोसिस्टम विच इन एंड सी सोर्स, सी जो कि हमारा साल्टी वाटर होता है. ओके, so there are 2 kind of natural ecosystem. One is the terrestrial ecosystem, second is the aquatic ecosystem, and aquatic ecosystem is composed of freshwater ecosystem and marine ecosystem. ठीक है, और हमारा जो दूसरा है या तीसरा हम बोल सकते हैं वो है मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. हम गार्डन बनाते हैं अपने घर में, यूजुअली मेड गार्डन, एंड
सम पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट इकोसिस्टम को मैं डिफाइन करते हुए चलता हूँ कि नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या है। जैसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैं फॉरेस्ट को लेता हूँ और ग्रासलैंड को लेता हूँ, डेजर्ट को भी लूंगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम यू नो वेल, आपको श्वेतांग सर पढ़ा चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब, ये सब हो चुका है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं लेता हूँ आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब किसी भी इकोसिस्टम में हम लेंगे वो कई टाइप का होता है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है, आप लोग जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर दो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, because in India, if we talk about India only, then we can find different kind of forest in all over India. The kind of forest in Delhi is totally differentiated, totally different from the kind of forest available in northeast or in the hilly areas, okay. And the kind of forest available in desert is also very different kind of forest, ठीक है। वो कैसे होगा, उसमें डेजर्ट में दूसरे टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे दूसरे टाइप का मिलेगा, हिली एरिया में दूसरे का मिलेगा, अगर हम साउथ इंडिया चले जाए तो वहाँ पे दूसरे टाइप का मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर हियर as tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical scrub forest, temperate rainforest, temperate deciduous forest, okay. These are all the types of the forest, okay. Characteristics of the forest ecosystem. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में द फॉरेस्ट occupies nearly 31% of the world land in India. Land in India it only 90% of the total land area, ठीक है। 31% टोटल ऑक्यूपाई करता है, जिसमें 19% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इंडिया का है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, द सॉइल इज रिच, फॉरेस्ट मेंटेन्स क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का हम फूड चेन देखते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होगा, ये हमारा प्रोड्यूसर है। फॉरेस्ट में ये बिग ग्रासेस होती है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में बिग ग्रासेस होती हैं जिनको हर्बीवोर खाता है। दीज आर ईटन बाय द grasshopper like herbivore, okay. And this also acted as a primary consumer. And herbivores are eaten by omnivore, they are rat, they are act as a secondary consumer, and this rat is eaten by a snake, and this is a tertiary consumer. And this, an eagle or hawk can eat this tertiary consumer, okay. So this act as a tertiary consumer, also act as a quaternary consumer, okay. और जब इसका डिके हो जाता है, सो द डेड बॉडी ऑफ दिस ईगल इज डिकम्पोज्ड बाय द स्कैवेंजर्स और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। एंड प्लांट्स यूजुअली टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकम्पोजर्स और सॉइल मटेरियल, सॉइल में जो भी मटेरियल होता है या वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक फूड चेन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट में एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी पर्टिकुलर जब भी इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा या आपको इकोसिस्टम का नॉलेज है, तो हर एक इकोसिस्टम में आप दो चीज डिफाइन करोगे। पहला एबायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट का हो, फॉरेस्ट का हो, मैराइन का हो, लेक का हो, कोई भी इकोसिस्टम है तो वहां पे हम दो को डिफाइन करेंगे, एक एबायोटिक कंपोनेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक में क्या होगा, जैसे abiotic component include basic inorganic and organic compounds present in the soil and the atmosphere. In addition, mineral, the occurrence of litter is the characteristic feature of the majority of the forest. मतलब लिटर जो है फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेनफॉल ज्यादा होता है। अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, वहां के एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, डेजर्ट में रेनफॉल कम होता है इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमको एबायोटिक कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है, ओके। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ, आप लोग क्या कह रहे हैं। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इट कैन बिकम ईवीएस क्लास। सर मैम प्लीज ज्वाइन नहीं हो रहा है टुडेस क्लास ऑर्गेनाइज, मैम कुडंट सी एनी लिंक ऑफ द ग्रुप।
हाँ, श्वेतांग सर पढ़ा रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और आगे का उसी कंटिन्यूटी में सर क्लास लेंगे। बीकॉम ईवीएस ही चल रही है। आप लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा है, इसके पहले के क्लास में इकोसिस्टम का जो पार्ट पढ़ा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सक्सेशन फूड चेन फूड वेब पढ़ लिया है, तो आज मैं आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल और इकोसिस्टम टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। श्वेतांग सर ही पढ़ा रहे थे, उसी की क्वांटिटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बीकॉम की ही क्लास है आपकी। ठीक है, ओके। सो लेट अस हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना सब सारे स्टूडेंट की, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हम किसी भी इकोसिस्टम के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, अनबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका 3 चीजें आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एंड बायोटिक में आता है आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आता है। और कंज्यूमर में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं। तो हर एक इकोसिस्टम में आपको डिफाइन करना है बेसिकली कि व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर इज देयर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर फाउंड इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। ओके, क्लियरली आपको। एंड अपने माइंड मेकअप से भी आप समझ सकते हो कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा फॉरेस्ट एरिया का, वो ज्यादा होगा, लेटर ज्यादा होगा, एंड वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। लेकिन हम डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे रेनफॉल कम होगा। तो ये आपको राइटिंग का मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक, अगर आपको इस पे डिस्क्राइब करना है तो, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। एबायोटिक में मैंने बात कर दिया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है। इफ वी टॉक अबाउट द बायोटिक, व्हाट काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स आर देयर, हम यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर की बात करेंगे। तो इन अ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स आर मेनली ट्रीज होती हैं जो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के थ्रू फ्रूट्स बनाते हैं, या ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एपिफाइट्स हैं, श्रब्स हैं, ग्राउंड वेजिटेशन है, जो कि ग्रासेस भी होती है थोड़ी, कुछ डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस है, लाइकेन है, फर्न है, पाइन है, सीडर है, ये सब फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर देखो क्या क्या होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों कि एबायोटिक कंपोनेंट आपको डिफाइन करना है, बायोटिक करना है। एबायोटिक में 3 चीजें और बायोटिक में 3 चीजें आपको डिफाइन करनी है हर एक इकोसिस्टम में। मैं उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक इकोसिस्टम को लेकर के, ठीक है। मैंने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो बता ही दिया आपको, डेजर्ट हो गया और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है इसमें, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, ओके, लाइक फ्लाइज, इंसेक्ट्स, माइस, डियर, larger animals such as elephant, deer, giraffe, etc. Secondary क्या होंगे, they directly depend on the herbivore for their food like snake, grass को, या अगर हम किसी पर्टिकुलरली हम सपोज एप्पल के ट्री की बात करें किसी फॉरेस्ट एरिया में एप्पल का ट्री है, एप्पल के ट्री पे एप्पल पे रहने वाला कोई भी जो स्मॉल बर्ड्स होंगी वो एप्पल को खाएंगी। स्मॉल बर्ड्स को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा या बिग बर्ड्स खाएंगी। तो आपको तो पता है कि फूड चेन एंड फूड वेब कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब इनको लिजार्ड्स को, बर्ड्स को, इनको कौन खाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर, दे डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर देयर फूड्स, आर द सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक टाइगर, लायन एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, डियर ने खाया, कुछ फॉरेस्ट एरिया में ग्रास था या कोई भी फल खाया, फिर उसको डियर को किसने खाया, फॉक्स ने। फॉक्स को किसने खाया, टाइगर या लायन ने खा लिया मतलब दे डिपेंड अपॉन ईच अदर, दे आर at each trophic level. I am describing about at each trophic level who are dependent on whom. Okay, so primary consumers are producers, secondary consumers are dependent on primary consumer, and tertiary depends on secondary consumer, ठीक है। तो यहाँ पर tertiary हमारा consumer हो गया टाइगर एंड लायन। हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं, you know, all bacteria and fungi are compose the dead material, the dead plant and animal material of the body, उसको डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक कर देते हैं, वो फिर सॉइल में एब्जॉर्ब होकर फिर हमारे प्लांट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, डिकम्पोजर का, ठीक है। अब क्या क्या मिलता है इससे, फॉरेस्ट एरिया से क्या क्या मिलता है, फटाफट देखो आप लोग, आपको जियोकेमिकल साइकिल भी बताना है विद इन अ लिमिटेड टाइम। सॉरी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है,
मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी है, फ्लडिंग है, हाइड्रोजन है, ठीक है, फायर और टिम्बर है, फ्रूट्स है, गम्स है, हर्ब्स एंड ड्रग्स है, एक्सेट्रा। ये भी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अब मैंने फॉरेस्ट बता दिया, अब मैं ग्रासलैंड पे चलता हूँ। ये भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड occupies about the 20% of the earth surface, ठीक है। जैसे वो 19% ऑफ द अर्थ सरफेस इन इंडिया ले रहा था, 31 ऑफ द टोटल ओवरऑल ले रहा था, तो ये 20% ऑफ द अर्थ सरफेस ग्रासलैंड से ढका हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रेजिंग वगैरह के काम आती है। जैसे हमारे डियर है, काउ है, ये सब ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा forest का ecosystem का they have different kind of forests, so we have also different kind of grassland ecosystem present in all over the world. They are tropical grassland, temperate grassland and polar grassland, okay. You can see here the tropical, temperate and polar grassland, ठीक है। इकोसिस्टम ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना का, आप देख सकते हो कैसे कैसे, ठीक है। these are grasslands, ठीक है। फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का क्या होता है, ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है ग्रासलैंड का, ठीक है। तो जस्ट लिटिल बिट आपको आइडिया होना चाहिए। They are found near the borders of the tropical rainforest and temperate का होता है they are usually found in the center of the continents, ठीक है। पोलर का आपको पता है आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड, उसको हम पोलर ग्रासलैंड कहते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अ प्लेन लैंड occupied by grasses and etc. Since it has tall grass, it is ideal place for grazing animals, ठीक है। यहाँ पे एक आप पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, फ्लो चार्ट में देखो कि कैसे फूड चेन और फूड वेब ग्रासलैंड में बनता है। यू कैन सी हियर द grass is eaten by the grasshopper is eaten by the lizard and hawk can eat lizard. So here is one food chain. Second kind of food chain is grass is eaten by rabbit is eaten by hawk, okay. Mouse depends for their food on grass, and snake depends on mouse, and hawk can eat the snake. So 4 different kind of food chains are available here. They are combining together to form a food web of a grassland ecosystem, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। सॉरी, मेन चीज हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, फटाफट देखिएगा आप लोग कि बायोटिक कंपोनेंट में जो आता है हमारा वो होता है प्रोड्यूसर, ग्रासेस हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा हमारा, इंसेक्ट, काउ, बुफेलो, डीप सिप्स। सेकेंडरी क्या होगा, जो डियर को खा जाए, जैकॉल्स हो गए, फॉक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, स्नैक हो गए, स्नेक इंसेक्ट को खा जाता है, सेकेंडरी में हो गया। टर्सरी में क्या होगा, हॉक हो गया, ईगल हो गया, ये मैंने अभी बताया ना यहाँ पे, इसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिकम्पोजर्स, यू नो, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एबायोटिक क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 कार्बन नाइट्रेट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए इसके, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब भी आपके SOL के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड आर द वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग लिवस्टॉक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर द मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। They are used as a grazing area for the cattle. They maintain biodiversity. They maintain ecosystem. They maintain environment. They produce a lot of habitat and इसे called the flora and fauna. तो ये सब हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम डेजर्ट इकोसिस्टम की। हमने 2 इकोसिस्टम की बात कर ली, एक फॉरेस्ट की बात कर ली, दूसरा हमने ग्रासलैंड की बात कर ली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम and what are the biotic and abiotic component of the desert ecosystem. So you can see here the desert occupies about 14% of the world land area, ठीक है। टाइप्स, अब जैसे मैंने डेजर्ट और उसमें फॉरेस्ट में इकोसिस्टम में आपको टाइप बताया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टाइप बताया, वैसे ही सेम यहाँ पे भी डेजर्ट इकोसिस्टम में भी टाइप्स हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, दे आर फाउंड in all over the world as per different climatic conditions. They are differentiated on the basis of their different kind of climatic condition. They have different kind of flora, different kind of fauna, ठीक है। क्योंकि वहाँ का, अब यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड, अब यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रॉपिकल है पहला वाला, कर्सर को देखो, फिर ये टेम्परेट है,
फिर ये कोल्ड डेजर्ट है, डिफरेंट टाइप के डेजर्ट इकोसिस्टम हो गए, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट है। पहला ट्रॉपिकल डेजर्ट इज एन एनवायरमेंटल एक्सट्रीम, इट इज द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। रेनफॉल इज द, ठीक है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड डेजर्ट, 3 टाइप के डेजर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। पहले डेजर्ट का हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। इंटेंस सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, लैसिंग विंड्स होती हैं, लिटिल मॉइस्चर होता है, ठीक है। लेस देन 10 इंचेज ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज वेरी लो, जितना कि हम ग्रासलैंड और उसमें देखा था हमने कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो डेजर्ट इकोसिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे ज्यादा यहाँ पे कैक्टस मिलता है डेजर्ट इकोसिस्टम में, ध्यान रखना। इन कैक्टस को किसने खाया? स्क्वेरल ने खाया, या रैट ने खाया, या कुछ इंसेक्ट्स ने खाया, या आंट्स ने खाया, ठीक है। एंड रैट कैन बी ईटन बाय स्नेक और ईगल। स्नेक ने खाया, स्नेक कैन बी ईटन बाय ईगल और हॉक। तो यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हो फूड चेन बन रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन बन रहा है, ठीक है। और दिस एक फूड वेब है डेजर्ट इकोसिस्टम का। आई होप कि क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं डेजर्ट, मोस्टली कैक्टस प्लांट्स ही पाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स में। कंज्यूमर में द एनिमल्स बिग होल्स इन द ग्राउंड टू लिव इन। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? स्नेक हो गया, कैमल हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, ये सब हमारे कंज्यूमर्स में आते हैं। फिर डिकम्पोजर्स क्या है? यू नो, फंजाई एंड बैक्टीरिया इज ऑलवेज एक्ट एज स्कैवेंजर्स, जो कि हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं इसमें भी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही पुअर वेजिटेशन होता है और बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसलिए यहाँ पे जो डिग्रेडिंग डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। ओके, ये डेजर्ट फूड वेब है, आप यहाँ पे भी एक देख सकते हो, ठीक है। अब ये 3 इकोसिस्टम मैंने बता दिया, फॉरेस्ट बता दिया, और आपको डेजर्ट बता दिया, और ग्रासलैंड बता दिया। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी, वाटर। The land inundated with the water is called as aquatic ecosystem, and aquatic ecosystem can be differentiated into the freshwater and salty water ecosystem. Okay, then the freshwater ecosystem include ponds, streams, lakes, rivers, where the salty water includes mainly ocean ecosystem. Okay, the aquatic ecosystem deals with the water body. The major types of organisms found in the aquatic environment are determined by the water salinity. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम देखो इसमें क्या क्या होता है। द पॉन्ड इज अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम वेयर वाटर इज स्टैग्नेंट, ठीक है। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक यू नो वेल। अब मैं पहले बायोटिक एबायोटिक पे आता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोटिक क्या होता है इसमें? एबायोटिक क्या होगा? टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, वाटर होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, गुड अमाउंट में होंगे, जो कि डेजर्ट में नहीं होते थे। अब प्रोड्यूसर क्या होगा? दीज इंक्लूड ग्रीन फोटोसिंथेसिस एजेंट, दे आर 2 टाइप्स, phytoplanktons and zooplanktons. Phytoplanktons are the plants who are freely floating on the pond body, ठीक है। pond के surface पे, surface of the water पे जो freely float करते रहते हैं उन्हें phytoplankton कहा जाता है। Whereas the zooplanktons are the animals who are freely floating on the small and microscopically who are freely floating on the water body of the any pond, ठीक है। तो phytoplankton, zooplankton होते हैं। phytoplankton होता है कि water कि जो प्लांट्स होते हैं, और जो प्लैंक्टन्स जो भी होते हैं, माइक्रोफाइट्स या माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होगा क्या होगा? प्रोड्यूसर आर वेज फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि
जो वाटर के प्लांट्स होते हैं, वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं। उनको खाने वाला कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, जू प्लैंक्टन होता है। दीज आर डायटम्स एंड सम फंजाई लाइक प्रोटोजोआ, वेरियस स्मॉल फिशेस, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा यहाँ पे? जो इनको खा जाता है, प्रोटोजोअन्स को और फिश को खा जाता है। इंसेक्ट्स लाइक वाटर बेटल्स, स्मॉल फिश, जो स्मॉल फिश प्रोटोजोआ को खा जाती है, या सीलिएट्स को या फ्लैजिलेट्स को खा जाती है, ठीक है। फिर टर्शियरी क्या होगा? द फीड ऑन द स्मॉलर फिशेस, लार्ज फिशेस आर गेम फिशेस। मैं एक फिगर दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, you can see here these are the phytoplanktons are eaten by the zooplanktons in the small size. These zooplanktons are eaten by the big fishes, and big fishes are eaten by the turtles or the crocodiles. And when the crocodile decay, the dead body of the body is decomposed by the decomposers like scavengers or bacteria, fungi, and again these nutrients ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे फिर से प्लांट्स में, तो ये एक साइकिल बन जाती है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, एबंडेंस प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लेक इकोसिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। फिर मैराइन इकोसिस्टम की बात करके बायोजियोकेमिकल साइकिल भी पढ़ना है। लेक्स आर द लार्ज न्यूट्रल शैलो वाटर बॉडी। लेक्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस। लेक्स आर सप्लाइड विद द वाटर रेनफॉल, ठीक है। मेल्टिंग स्नो एंड स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ लेक्स क्या है? ऑलिगोट्रॉपिक लेक होते हैं, वॉल्केनिक लेक्स होते हैं, डिस्ट्रॉफिक लेक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन जो हमको पढ़ना है कि लेक इकोसिस्टम में हमारा बायोटिक, एबायोटिक क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो एबायोटिक हमारा लेक इकोसिस्टम में क्या होगा? टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, प्रोटीन्स होगा, लिपिड्स होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें होती है। बायोटिक में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, दे आर ग्रीन प्लांट, मे बी सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग एंड एम्फीबियस प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लैजिलेट्स, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लेक में, अगर हम लेक हमने देखा है, डले में भी लेक देखा है, तो बहुत छोटे 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 प्लांट्स जो है उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर ईटन बाय द कंज्यूमर। दीज आर जूप्लैंक्टन, दे फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन। जैसे मैंने अभी बताया था, इसके पहले वाले इकोसिस्टम में, लेक के पहले इस वाले इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम में, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट कुछ थोड़ा बहुत, एक में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं, एक में कम होते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। दे आर बेसिकली सेम, ठीक है। कंज्यूमर, अब देखो सीलियर, प्रोटोजोअल, फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर की हम बात करेंगे। तो लार्ज फिशेस हैं, लाइक गेम फिशेस हैं, डिकम्पोजर्स दैट डिकम्पोज द डेड प्लांट एनिमल मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कैसे ये एक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर है आपका, ग्रीन प्लांट्स हो गए, इनको खाने वाले स्नेल्स हैं, मसल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वाटर बग्स हैं, स्मॉलर फिश हैं, इनको खाने वाले लार्ज फिश हैं, ठीक है। इनको खाने वाले फ्रॉग हैं। फ्रॉग जब ये सब डिकम्पोज होते हैं तो इसके वेंजर्स हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, कंज्यूमर्स, ठीक है। सेम आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, रिवर का भी है। अब मैं बताऊंगा आपको सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम कि सॉल्ट वाटर है, ओशियन का इकोसिस्टम क्या है और कैसे एक्ट करता है। Oceans covers more than 2/3 of the Earth's surface. Ocean environment is characterized by its high concentration of salt and minerals. It supplies huge variety of products and drugs. It also provides us iron, magnesium, iron, natural gases, etc. ठीक है। जोन्स आपको ओशियन, यूटॉफिक जोन होता है, बेथिल जोन होता है, बेसिक जोन, इसमें हमको ज्यादा नहीं जाना, हमको इसका बायोटिक एबायोटिक पे मेन फोकस करना है। हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। हमारा एबायोटिक कंपोनेंट क्या है इसमें? टेम्परेचर है, लाइट है, NaCl है, सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, साल्टी वाटर होता है, एंड मैग्नीशियम साल्ट है, अल्कलिनिटी है, दीज आर, ठीक है। इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होंगे हमारे? फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स है, यूनिसेलुलर एल्गी है, एंड मैराइन है, प्लांट है, सीवीड है, ठीक है, एक्सेट्रा से। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर। These are the heterotrophic macro consumers. They depend on producer for their nutrition. Primary consumer herbivore है, secondary consumer carnivore है, sorry, tertiary consumer, they are the top consumers. They feed on the small. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हैं डिकम्पोजर्स क्या है, आपको पता है, बैक्टीरिया, फंजाई, सेम टू सेम वही होते हैं। डेजर्ट में बैक्टीरिया एंड फंजाई कम होंगे, मैराइन में ज्यादा होंगे, साल्टी वाटर में भी ज्यादा होंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में और ज्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करता
है कि कौन सा बैक्टीरिया और फंजाई कहाँ पे अवेलेबल है एज पर द कंडीशन। ये मैराइन इकोसिस्टम का आप एक यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैराइन, ये फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को खाया जूप्लैंक्टन ने, जूप्लैंक्टन को खाया फिश ने, फिश को खाया शार्क ने। तो ये फिर शार्क जब डिके हो गई तो फिर, या ह्यूमंस के थ्रू भी, कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो फिशेस को खाते हैं, तो यहाँ पे वो भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सॉरी, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकोसिस्टम के बारे में। मैं एक बार फिर से उस स्लाइड पे आता हूँ जहाँ मैंने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताया था, उसको एक बार क्लियर हो जाएगा कि हमने अभी इकोसिस्टम में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल में आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम मैंने बताया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताया, डेजर्ट इकोसिस्टम बताया, ठीक है। एक्वेटिक में मैंने आपको रिवर का बताया, पॉन्ड का बताया, और एक मैंने मैराइन इकोसिस्टम में सी का बताया, ठीक है। और मैन मेड इकोसिस्टम वही पॉन्ड जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं और उसको डिफाइन करना है। बेसिकली आप जब भी डिफाइन करो, आप ध्यान रखो कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर एक बार लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। आपको वैसे बुक तो एक इराक बलूचा की है, ठीक है। इराक बलूचा की एक बुक है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका पीडीएफ कॉपी अवेलेबल है, तो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। हिंदी इंग्लिश ये आपको, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है ना, आप अपने एडमिन से पूछ सकते हो। हिंदी इंग्लिश आप अपने मोड में दे सकते हो, जो आप एग्जाम फॉर्म में सबमिट करते हो किसी भी मीडियम में। अभी थोड़ा सा कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा बुक वगैरह में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। बट जल्दी ही आपको स्क्रीन से चलो अब बायोजियोकेमिकल साइकिल पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो आप बायोजियोकेमिकल साइकिल जानो कि एग्जैक्टली क्या होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपको जब पढ़ाया गया होगा तो आप लोगों को आइडिया है कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो मिलके बना है 3 चीजों से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, केवल मेन मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ यहाँ पे। लिथोस्फीयर आपको पता है, the outermost part of the earth crust is called as lithosphere. Hydrosphere, you know, all the water content present in the earth surface is called as, ठीक है। बायोस्फीयर या इकोस्फीयर एक ही होता है। पहले हम लेते हैं कि हाइड्रोजन साइकिल और रेन, ठीक है। हाइड्रोजन साइकिल सबसे पहले हम लेते हैं कि हाइड्रोजन साइकिल क्या होता है। मैं कुछ साइकिल आपको बताऊंगा, हाइड्रोजन बताऊंगा, फास्फोरस बताऊंगा और 1-2 बताऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजन साइकिल या, अब हाइड्रोजन साइकिल देखो कैसे चलती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, और उसके बाद हाइड्रोलॉजिक साइकिल को हम ये कह सकते हैं कि रेन वाटर की जो साइकिल होती है, रेन वाटर की, H2O होता है ना, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो रेन वाटर की जो साइकिल चलती है उसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल कैसे चलता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, वेट अंदर की, हाँ, यू कैन सी हियर दैट द वाटर प्रेजेंट इन द, चाहे आपका उसमें प्रेजेंट हो, in the river, in the lake or in the ocean, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके जब सन की हीट इसमें पड़ती है तो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। देन द क्लाउड इज ट्रांसफॉर्म इनटू द रेन ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का जो एक्टिविटी होती है, और रेन फॉर्मेशन होने के बाद प्रेसिपिटेट होता है। द प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द लैंड, इन द फॉरेस्ट एरिया में, और डायरेक्टली ऑन द पानी पे भी होता है। तो जो प्रेसिपिटेट हुआ पानी में, वो पानी में आ गया। जो फॉरेस्ट एरिया में हुआ वो वहां से रन ऑफ के थ्रू फिर से इस वाटर में आ गया। जो सॉइल में हुआ वो कुछ तो ग्राउंड में परकोलेट हो गया, कुछ इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन हो गया, या कुछ वहां से
ग्राउंड मूवमेंट के थ्रू फिर डायरेक्टली ओशियन में आ गया। यू कैन सी माई कर्सर, फिर यहाँ से ओशियन, मैं कर्सर के थ्रू बता रहा हूँ आपको ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर आने के बाद फिर से इवेपोरेट हुआ, फिर से कंडेंसेशन हुआ, फिर से रेन फॉर्मेशन हुआ, फिर से बारिश हुई, फिर बारिश होने के बाद फिर ओशियन में हो गया। तो ये जो साइकिल है ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, या रेन वाटर साइकिल बोलते हैं। रेन वाटर ऐसे ही फ्लोट करता है, ठीक है, ठीक है। तो हमको बेसिकली देखना ये है कि पहले वाटर में था, हाइड्रोस्फीयर में था, हाइड्रोस्फीयर से किसमें गया, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर लिथोस्फीयर में, सॉइल वाटर में था, हाइड्रोस्फीयर में था, इवेपोरेट हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, फिर बारिश हुई ठीक है, बारिश होने के बाद पानी हुआ, यहाँ पे वाटर में आया, ये हमारे हाइड्रोस्फीयर में आया, और लिथोस्फीयर में आया, फिर पानी में आ गया। तो देयर इज अ साइकिल, एक साइकिल बनी है ना कि हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से फिर हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये कहाँ पे है, ये तीनों में बना रहे हैं, बायोस्फीयर बना रहे हैं, बायोस्फीयर में एक हमारी चल रही है, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल भी इसको बोल सकते हैं, वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं। स्ट्रीम, लेक, ग्राउंड वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है। कुछ वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं आता हूँ कार्बन साइकिल के बारे में, और यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ आपको एक रिप्रेजेंटेशन, वो है मैराइन कार्बन साइकिल। कैसे चलती है मैराइन कार्बन साइकिल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले कार्बन कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये देखो आप, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आप, जस्ट सी माय कर्सर, द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, द मेन सोर्स ऑफ, जो मेन सोर्स है कार्बन का, हम ड्राइव करते हैं व्हीकल, ठीक है, व्हीकल के थ्रू जो कार्बन निकलता है वो भी कहीं ना कहीं कार्बन साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। In the process in which carbon atoms continually travel from one sphere to another sphere is called as a carbon cycle। ऐसे करके हम डेफिनेशन देंगे कि एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर में जाता है या लिथोस्फीयर में जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद माइनिंग होता है, ठीक है, माइनिंग भी होता है, या कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, अब कहीं भी माइनिंग होगा, खुदाई होगा, यू नो, माइनिंग एक्टिविटी होती है, उसमें भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखो यहाँ पे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हुआ, कंबशन से एटमॉस्फेयर में आया, डिफ्यूजन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, फिर यहाँ से क्या हुआ, वो वाटर के फॉर्म में डिजॉल्व इन द ओशियन वाटर, ये वाटर ओशियन में आ गया रेन वाटर के साथ, ठीक। फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी तो कार्बन, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन निकलता है। जो भी फाइटोप्लैंक्टन से हमारे प्लांट मटेरियल करते हैं वो तो यही करते हैं ना। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया गया, एब्जॉर्ब किया, फाइटोप्लैंक्टन्स ने किया, अब वो वहाँ पे मैराइन फूड में आ गया, प्रोड्यूसर में आ गया, उससे कंज्यूमर में आ गया, उससे डिकम्पोजर में आ गया, ठीक है। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो डेथ या सेडिमेंटेशन के बाद वो हमारे ओशियन सिंक में आ गया, मतलब ओशियन में आके एब्जॉर्ब हो गया। तो कार्बन सिंक भी कहते हैं ओशियन को, हम बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन सिंक कहते हैं, सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ पे कार्बन हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर हमारा फिर हमारा वो हो गया, ड्रिलिंग हुआ, और उस कार्बन को फॉसिल फ्यूल के लिए के फॉर्म में निकाल लिया गया है, जो कि हम पेट्रोल या किसी भी तरह से हम यूज कर रहे हैं, डीजल। अपलिफ्टिंग ओवर जियोलॉजिकल टाइम, बहुत सारा जियोलॉजिकल टाइम के साथ साथ, जियोलॉजिकल टाइम में क्या होता है, जब चेंजेस होते हैं तो वो भी बदलता जाता है, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन भी हो गया। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे जाने का, फिर देखो ये यहाँ पे आया, फिर कंबसन हुआ, फिर एटमॉस्फेयर में आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू कंज्यूमर्स में आया, डिकम्पोजर्स में आया, फिर डेथ हो गया, फिर सेडिमेंटेशन हो गया कार्बन का, फिर वो फॉसिल फ्यूल बन गया, फिर यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को निकाल दिया गया। तो ये एक साइकिल बन गई है, ठीक है। कुछ नेचुरल साइकिल्स के थ्रू होता है, कुछ मैनमेड के थ्रू होता है, ठीक है। कुछ नेचुरल चलता है, कुछ मैनमेड चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके कार्बन साइकिल का, ठीक है।
और आप एग्जांपल लो कार्बन साइकिल का कि जैसे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो किसमें एब्जॉर्ब होता है, वो प्लांट में हो जाता है, जैसे पीपल का प्लांट है, नीम का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ठीक है, तो दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे एब्जॉर्ब हुआ, जब वो प्लांट मटेरियल डिके हुआ, डेड हुआ, डेथ हो गई, तो उसके बाद वो प्लांट मटेरियल कहाँ आएगा, सॉइल में आ जाएगा, ठीक है, फिर सॉइल से किस में आएगा, फिर सॉइल से दूसरा प्लांट होगा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, दूसरे प्लांट में आ गया, फिर उस प्लांट को सपोज ग्रासलैंड में आ गया, वो डिके हो गया, ग्रास में आ गया, ग्रास को फिर गाय ने ग्रेजिंग किया, फिर वो ग्रेजिंग के थ्रू फिर वो डिके हुआ, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो एक प्रोसेस बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डेथ है, डेथ हो गई, इसकी बॉडी से फिर फीड फॉसिल फ्यूल निकला, फिर कंबसन, इधर पे कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है, सब पूरा का पूरा मिला के एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन से भी वो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कंबसन ऑफ वुड फॉर क्लियरिंग लैंड और फॉर फ्यूल ये भी निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा कार्बन साइकिल, ठीक है। अब हमको साइकिल पे केवल फोकस करना है, ये तो पूरा का पूरा डिटेल्ड है, पूरा का पूरा स्लाइड जो मैंने बनाया है वो पूरा डिटेल्ड स्टडी का है, तो आपको दिन टाइम बताना है। तीसरा है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। पहला मैंने बताया हाइड्रोलॉजिक साइकिल, दूसरा मैंने बताया कार्बन साइकिल, तीसरा मैं बता रहा हूँ नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में, इन आवर एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जो अमाउंट है गैस का वो है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब नाइट्रोजन साइकिल कैसे एक्ट करता है, ठीक है। गैसियस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बना दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। फर्टिलाइजर को बना के हम जो फील्ड में डालते हैं, व्हीट या राइस की फील्ड में डालते हैं, वो नाइट्रोजन ही तो होता है, व्हाइट कलर में हम बोलते हैं हम नाइट्रोजन दे रहे हैं इससे ज्यादा से ज्यादा, वो सॉलिड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, गैसियस नहीं होता, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक। एक प्रोसेस वो हो गया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से आया और बैक्टीरिया कन्वर्ट N2 टू अमोनिया। अब सेकंड जो प्रोसेस है, यहाँ से नाइट्रोजन आया और यहाँ पे देखो अब ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जब बैक्टीरिया कन्वर्ट N2 टू अमोनिया, अमोनिया में टूट गया, दिस रिजॉल्व टू हम अमोनिया NH3 में टूट गया, ठीक है, NH3 NH4 प्लस में टूट गया। अब NH3 NH4 फिक्सेशन हो गया यहाँ पे और वो बन गया NO2 जो कि सॉइल में आ गया, ठीक है। अब सॉइल में आ गया, फिर लॉस बाय लीचिंग, फिर लीचिंग के थ्रू लॉस हो गया, ठीक है, या फिर NO2 बैक्टीरिया कन्वर्ट NO2 टू नाइट्रेट। अब बैक्टीरिया जो यहाँ पे था उसने N2 को कन्वर्ट कर दिया NO3 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N2 के फॉर्म में था, ध्यान से देखना, N2 के फॉर्म में था, N2 से ये कन्वर्ट हो गया NH3NH4 में, NH3NH4 से कन्वर्ट हुआ NO2 में और NO2 से अब कन्वर्ट हो गया NO3 में, ठीक है। NO3 सॉइल में आता है अपटेक बाय ऑटोट्रॉप्स और ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। NO3 प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, NO2 नहीं एब्जॉर्ब होगा, या यहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, इन सॉइल अपटेक बाय द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर ये फूड वेब वाला लैंड आ गया, कैसे हुआ, फूड वेब आपको पता है कि मान लो कोई भी ऑटोट्रॉफ है, उसने नाइट्रोजन को लिया, फिर नाइट्रोजन वो हमारे फूड के थ्रू हमारे खाने में आया, सपोज राइस या व्हीट की हम बात करते हैं, फिर हमारी बॉडी में आया, फिर हमारा बॉडी डिके हुआ, फिर वो फिर से डिकम्पोज हुआ, सॉइल में गया, तो ये प्रोसेस चलता है यहाँ पे फूड वेब की बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डेथ एंड डिकम्पोज होने पे फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, सॉइल में आ जाएगा, फिर सॉइल से वो NH3 में आएगा, NH4 में आएगा, ठीक है, NH3 NH4 से फिर ये NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 से फिर ये कन्वर्ट होगा NO3 बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक साइकिल चल रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक साइकिल चल रही है, ठीक है। और NO3 जब सॉइल में होता है इसका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो ये फिर गैसियस फॉर्म में टूट जाता है, तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल है।
ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल है। इराक बरूचा की बुक में पूरा डिटेल में दिया है, पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इराक बरूचा एनवायरमेंटल साइंस बुक आप डालोगे तो इजीली फाइंड आउट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल हो गया। एक साइकिल चल रहा है, जैसे वाटर की साइकिल चल रही थी, कार्बन की साइकिल चल रही थी, किसमें किसके बीच चल रही है, ध्यान रखो 3 स्फीयर्स के बीच चल रही है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इन 3 स्फीयर्स के बीच हमारी साइकिल सारी की सारी चलती है, जो कि एक बायोस्फीयर में हमारी साइकिल चलती है, इसलिए हम उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अब फास्फोरस साइकिल की हम बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल की हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल में, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। फास्फोरस साइकिल में भी आप देखो यहाँ पे आप यहाँ पे, एक मिनट मैं कर्सर को ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फास्फोरस माइनिंग से, जैसे कार्बन क्या था हमारा फॉसिल फ्यूल के थ्रू बहुत ज्यादा निकल रहा था, ठीक है। अब इसको अगर हम फास्फोरस जानते हैं तो फास्फोरस मैराइन सेडिमेंट्स में बहुत ज्यादा होता है, मैराइन सेडिमेंट्स में होता है या रॉक्स में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब माइनिंग के थ्रू जो निकलता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस हमारे फर्टिलाइजर में भी यूज होता है नाइट्रोजन के जैसा, तो माइनिंग से हमारा फर्टिलाइजर निकला, फर्टिलाइजर को हमने एग्रीकल्चर में ले लिया, जो लैंड और फूड वेब में आ गया हमारा। एग्रीकल्चर के बाद हमने खाया, फास्फोरस हमारे व्हीट राइस में आ गया, हमने खाया, हमारे अंदर आ गया, फिर उसके बाद ये अपटेक बाय द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स से बाय अपटेक करके डिसॉल्व इन द सॉइल वाटर, लेक्स, रिवर्स, डेथ डिकम्पोजिशन के बाद फिर यहाँ पे मूव करता रहता है। फिर लीचिंग जब होता है, लीचिंग के थ्रू फास्फोरस आता है हमारा ओशियन वाटर में आ जाता है, ठीक है, जो कि सेटलिंग डाउन होगा और मैराइन सेडिमेंट बन जाएगा, और मैराइन सेडिमेंट टाइम के साथ साथ फिर अपलिफ्ट होता है, फिर रॉक बनता है, रॉक से विजरिंग होती है, फिर डिसॉल्व सॉइल में आ जाता है। मतलब रॉक जब टूटते हैं, मेन देखो ये कंफ्यूज नहीं होना इस फिगर में, रॉक जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो सॉइल वाटर में आ जाएगा, और जब मैराइन सेडिमेंट भी ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे सॉइल वाटर लेक रिवर में आ जाएगा, और यहाँ से हमारे फूड चेन में आ जाता है, डेड डिकम्पोजिशन होता है, फूड चेन में आ जाता है, और यहाँ से हमारा मूव करने लगता है, ठीक है। दूसरा एक ये तो हमारा हो गया ये आधा, इस साइड की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा है, ये हमारा बेसिकली शो करता है कि हमारे अर्थ के ऊपर कैसे चल रहा है, और जो इधर का जो पार्ट है, जो इधर का पार्ट है, वो ये शो करता है कि सी वाटर में कैसे फास्फोरस की साइकिल चलती है, ठीक है। यू कैन सी हियर कि विदरिंग हुआ, विदरिंग के थ्रू फिर सेटलिंग डाउन हुआ, फिर मैराइन सेडिमेंट में आ गया, फिर मैराइन सेडिमेंट में देखो, मैराइन सेडिमेंट में माइनिंग के थ्रू फिर यहाँ पे आ गया, फिर फर्टिलाइजर में लिया गया, यहाँ पे देखो मैराइन सेडिमेंट से फिर, तो यहाँ पे क्लियरली है कि माइनिंग के थ्रू नंबर 1, मैराइन सेडिमेंट्स के थ्रू नंबर 2, रॉक्स के थ्रू नंबर 3, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा एक हमारा हो गया। एक मिनट में फिर से दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा है। एक तो माइनिंग के थ्रू, एक मैराइन सेडिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, एक हमारा रॉक्स के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये 3 के थ्रू हमारा मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस है, जिनके थ्रू फास्फोरस हमारे फूड वेब में, ओशियन वाटर में, मैराइन फूड वेब में, अब देखो यहाँ पे मैराइन फूड वेब अलग है, ये लैंड फूड वेब अलग है, इन दोनों में आता है, क्लियरली देखना है, लैंड फूड वेब में अलग आता है, मैराइन फूड वेब में अलग आता है, ठीक है। इसके थ्रू मूव करता रहता है, और पूरे के पूरे इसमें हमारे एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर में आता रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको चारों साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि टाइम भी अबाउट 2 है, तो उसको लेते हैं। ओके, एक फिर से देखिए, आपका टाइम कम होता है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज विद इन द टाइम हमको कंप्लीट करना है, और आपको भी थोड़ा सा
आपको देखो 4 साइकिल मैंने बताया, आज मैंने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताया, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं और कौन कौन से आपके इकोसिस्टम के अलावा कौन कौन से आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं। 4 मैंने आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल बताया है। पहला वाटर बताया है, दूसरा कार्बन बताया है, ठीक है, तीसरा फास्फोरस बताया है और एक नाइट्रोजन बताया है। आपको अगर आप इसकी थॉरो स्टडी करना चाहते हो तो यू कैन इजिली फाइंड आउट एवरीथिंग ऑन द नेट, अवेलेबल है सब कुछ। बाकी इराक बलूचा की बुक में देखोगे आपको सब कुछ सारा का सारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिया हुआ है। वो अभी आइडिया नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम वगैरह से रिलेटेड आपको एडमिन ही बताएगा। बाकी आप लोग वेबसाइट पे चेक करते रहो, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ये क्या कैसे होने वाला है। बाकी शैतान सर आपकी क्लास ले रहे हैं। दृष्टि रेफरेंस बुक आपका है वही, मैं जो बुक जिस बुक को रेफर करता हूँ वो है इराक बलूचा की बुक है, वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए। एज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो अवेलेबल है। हाँ, पीपीटी वगैरह तो आप लोगों को जो भी है जैसे भी है ग्रुप में आपको बताया जाएगा, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिलेगा वो सब कुछ, ठीक है। और क्या एग्जाम किस मोड में होंगे और आपका मैं गुड एंड सी नहीं लूंगा, तो ग्रुप का आइडिया नहीं है मेरे को, वो आपको एडमिन बताएंगे। पढ़ सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है प्रार्थना। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आपको बेसिकली सिलेबस कवर करना है, किसी भी पर्टिकुलरली बुक से नहीं, आपको सिलेबस पर्टिकुलरली कवर करना है। वो आपको एसओएल की तरफ से भी शायद प्रोवाइड की जाती है स्टडी मटेरियल। अभी तो कोविड चल रहा है तो आई डोंट नो कि किया गया है कि नहीं। इराक बलूचा एनवायरमेंटल साइंस आपको मिल जाएगा, गूगल पे पीडीएफ अवेलेबल है। हाँ, नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स है आपको, वही आपको, आप लोग ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, हिंदी में दोगे इंग्लिश में दोगे आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ ज्योति, मैंने बता दिया बुक के बारे में। ठीक है, सो आज मैंने जो आपको बताया मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताया, कितने कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बताया, एक्वाटिक इकोसिस्टम बताया, ठीक है, जिसमें एक्वाटिक में मैंने मैराइन के बारे में बात किया, सी वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात किया, फिर उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात किया, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मैंने बताया, डेजर्ट इकोसिस्टम बताया था और फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताया था और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम बताया था। इकोसिस्टम में आप ध्यान रखना, आपको जो नोट डाउन करना है, जो लिखना है, वो बेसिकली आपको लिखना है कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। बायोटिक में 3 फैक्टर्स आते हैं और एबायोटिक में भी 3 आते हैं। बायोटिक में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में लिखना है और बायोटिक में प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर के बारे में लिखना है। कंज्यूमर में 3 लिखना है आपको, प्राइमरी कंज्यूमर आपको एग्जाम देना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट। अब टाइम हो गया है एंड आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम द EVS एडमिन। ओके स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास पूरी हो गई। क्लास के बारे में आपको जैसे आपको पता चलता है आपको दे दिया जाएगा। यस सर, क्लास हाँ, बुक ने मैं बता देता हूँ अगर मेरी आवाज जा रही है, कोई पूछ रहा है। इराक बलूचा की बुक है, एनोनिमस इराक बलूचा की बुक, IRACH भरूचा, ठीक है।
Okay, sir, Mohit sir, या जो भी admin के sir हैं, kindly, my class is completed now. Thank you.